महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि 30 या 60 नहीं बल्कि 1000 लोग महाकुंभ की भगदड़ से लापता हुए हैं। इन्हें ढूंढने वाले इनके परिजन गिद्ध हैं क्या? सीपीसीबी ने महाकुंभ में नदी के पानी में मल बैक्टीरिया की हाई लेवल की रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सबमिट की। श्रद्धालुओं ने कहा कि महाकुंभ में शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, लोग सड़कों पर सो रहे थे और वहां बेतहाशा गंदगी थी। ऐसी खूब सारी रिपोर्ट्स हैं। ऐसी रिपोर्ट करने वाले लोग सुअर हैं क्या? योगी आदित्यनाथ के हिसाब से शायद हाँ, महाकुंभ का आयोजन बेहतर हो, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, कोई दुर्घटना ना घटे, सरकार की जिम्मेदारी तो ये थी। क्या इन जिम्मेदारियों को निभाने में सरकार से गलतियां नहीं हुई? सरकारी आंकड़े भी कहते हैं कि गलती हुई है, तो फिर क्या योगी सच दिखाने वाले पत्रकारों, गरिमापूर्ण जिंदगी की वकालत करने वाले एक्टिविस्ट और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने वाले नागरिकों के खिलाफ एक जनाग्रह तैयार कर रहे हैं? क्या महाकुंभ के दौरान भगदड़ नहीं मची? क्या लोगों की जानें नहीं गई? क्या महाकुंभ में पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोग नहीं मरे? क्या गुम हो गए अपने परिजनों को खोजते उम्मीद हार चुके लोगों का दुख झूठा है? क्या नहाती हुई औरतों की तस्वीरों की ऑनलाइन बोली जायज है? न्यूज दैट मैटर्स में आज बात महाकुंभ की अव्यवस्थाओं, योगी के बयान और योगी के बयान के मायनों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई। सरकार की जिम्मेदारी थी लोग सहूलियत के साथ स्नान कर सके। सहूलियत का अर्थ महाकुंभ मेले तक पहुंचने, वहां से संगम तक पहुंचने और संगम में स्नान करने के दौरान उन्हें किसी तरह की कठिनाई ना हो। इसका मतलब यातायात सड़क मार्ग से लेकर रेल मार्ग तक सुगम हो, रहने की व्यवस्था ठीक हो, खाने पीने की व्यवस्था बेहतर हो, शौचालय की व्यवस्था उत्तम हो और मेडिकल सुविधाएं भी हो। भारी भीड़ को मैनेज करने के लिए मोबिलिटी या अच्छा प्लान हो और जमीन पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी मानवीय वैल्यू के साथ काम को अंजाम दें, लोगों की मदद करें। ये सब हो सके, इसके लिए विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक महाकुंभ के आयोजन के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बजट के अलावा विभिन्न परियोजनाओं को मिलाकर लगभग 6500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन जो श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे, उनका क्या कहना था, सुनिए। व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक तो खुले आसमान में हम लोग सोए रात भर, जो एक जन आश्रय स्थल बना हुआ उसमें कहीं भी जगह नहीं है। बहुत फैसिलिटी दिखाते हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत निराश हो गया हमारे को। यूट्यूब में आता वो फैसिलिटी, पानी पीने पानी नहीं। 6 बजे के लिए हम यहाँ पे घुसे थे कुंभ में, फिर पूछते पूछते हमें 7 बज गए, लेकिन हम संगम नहीं पहुँचे। अच्छी त्रिवेणी स्नान नहीं हो पाया। इन सब अव्यवस्थाओं को झेलते हुए भी लोगों में महाकुंभ के प्रति उदासीनता नहीं जगी। लोग जाते रहे गंगा स्नान के लिए, भारी भीड़ पहुंची। शासन और प्रशासन कम से कम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह की भीड़ का अनुमान लगा ही चुकी थी, लेकिन व्यवस्थित नहीं कर पाई और 29 जनवरी 2025 को संगम स्थल पर भगदड़ मच गई। शुरुआत में अधिकृत लोगों की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद जब खबर फैलने लगी, तब सरकार ने कुछ मौतों की पुष्टि की। आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से 30 लोगों की मौत हुई और 90 लोग घायल हुए। हालांकि वहां मौजूद श्रद्धालुओं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये आंकड़े अंडरस्टेटेड थे, यानी कि कम बताए गए थे। संगम स्थल के अलावा वहां से 3 किलोमीटर दूर एक और भगदड़ मची थी, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। हमसे कुंभ के श्रद्धालुओं ने जो कहा वो सुनिए। कई लोग आए, उन्होंने हमें बोला कि सर हमें सांस नहीं आ रही है, हम लोग मर जाएंगे, आप हमारी हेल्प कीजिए, आप हमें अपनी गाड़ी में बिठा लीजिए। नहीं क्या 30 लोग मरे होंगे? सीरियसली डाउट। सफाई कर्मी जो थे वहाँ पे, जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, सब बता रहे थे कि करीब 700-800 आदमी डेथ किए, वो तो इस तरह से बता रहे थे। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने उत्तर प्रदेश सरकार पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में मरने वालों की वास्तविक संख्या छिपाने का आरोप लगाया। सरकार ने मौतों की वास्तविक संख्या छिपाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। शवों को 2 अलग अलग पोस्टमार्टम केंद्रों में भेजा गया था और कुछ मामलों में इसमें भी हेर फेर किया गया कि कौन सा शव कहां से मिला और कितनी तारीख को मिला। स्वरूप रानी अस्पताल में पीयूसीएल के सदस्यों ने रजिस्टर में अज्ञात मृतकों की तस्वीरें देखी। शवों की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि इन लोगों की मौत कुचल कर हुई है।
लेकिन अब इस अस्पताल में एक नोटिस लगा दिया गया कि आप शवों की तस्वीर नहीं ले सकते और ना ही उन्हें देख सकते हैं। साथ ही पोस्टमार्टम सेंटर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, न ही किसी अधिकारी से बातचीत करने की अनुमति थी। यहां तक कि मृत व्यक्ति के परिजनों को भी शवों को देखने की अनुमति नहीं दी गई। पीयूसीएल रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय समाचार पत्रों में छपी यह खबर देखिए। बिहार की एक महिला तीर्थयात्री सुनैना देवी लापता थी और उसके परिजनों को पोस्टमार्टम केंद्र से बार बार लौटा दिया गया था, लेकिन जब वे एक शक्तिशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप से पोस्टमार्टम केंद्र में अंदर जाने में सफल हुई तो वे सुनैना देवी के शव को खोजने में सफल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भगदड़ के दिन से लेकर अब तक 1000 से ज्यादा लोग लापता बताए गए हैं। पीयूसीएल के सदस्यों ने स्वरूप रानी अस्पताल और पोस्टमार्टम सेंटर पर लगे लापता लोगों के विवरण की तस्वीरें खींची और उसमें दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया तो उन्होंने पाया कि बहुत से लोग अभी भी लापता हैं। परिजनों का कहना था कि सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल पा रही है और ना ही सरकार ये बता रही है कि वो मर गए हैं या जिंदा हैं। अपने परिजनों की गुमशुदगी का दुख झेल रहे लोग गिद्ध हैं क्या? हमें कुंभ में ऐसे कई लोग मिले जिनके परिचित या रिश्तेदार गुम हो गए थे। ऐसे लोग खोया पाया सेंटर से निराश थे। हमारी कज़न जो है आंटी लगती हैं, उनका नाम चित्ररेखा है। 29 तारीख रात्रि लगभग 1:30 बजे वो सेक्टर 20 से गायब हो गई। कुछ परिवार के लोग थे, वो लोग जो ढूंढे तो नहीं मिले। फिर कंप्लेन भी उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड करवाया हमने। फिर हम वहाँ से गांव से चले सिद्धार्थनगर से लगभग मान करके चलिए कि सुबह 5 बजे आज आकर के यहाँ 1:30 बजे नियर अबाउट हम पहुँच गए थे। सेक्टर 2 में रजिस्टर अपने खुद करवा करके आ रहे हैं। जस्ट 5 मिनट पहले वहाँ रजिस्टर कर रहा हूँ, जस्ट 5 मिनट बाद जो है सेक्टर 4 में आकर के पता कर रहा हूँ, सिस्टम पे भी पता कर रहा हूँ, कह रहे हैं कोई कंप्लेन ही रजिस्टर्ड नहीं है। अब बताइए, जब इनके वहाँ कह रहे हैं रजिस्टर्ड हो गया, यहाँ कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं है, फिर यहाँ भी रजिस्टर करवाया, अभी दूसरे पे जाऊँगा, हो सकता है वहाँ भी कहते रजिस्टर्ड नहीं है। लेडी हमारे पास चिल्लाती बिलखती हुई है कि मेरे हस्बैंड उनके नहीं थे, लेकिन उनके जो परिकर थे, जो उनके सगे संबंधी थे, वो गुम हो गए हैं। उनको कुछ समझ में नहीं रहा था क्या करे। वो अनाउंसमेंट भी चल रही थी कि जी खोया पाया, लेकिन वो है कहाँ पे वो किसी को भी नहीं पता था, इंक्लूडिंग पुलिस अधिकारी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में किसी अन्य व्यक्ति के हवाले से कहा कि सुअरों को गंदगी दिखाई, लेकिन कुंभ में जाने वाले अधिकतर श्रद्धालुओं ने शौचालय की हकीकत को देखा भी और झेला भी। सरकार का काम था टॉयलेट देना, फेल। आप अभी भी किसी टॉयलेट में चले जाएंगे, आपको वहाँ नक्शे बने मिल जाएंगे, आप उसमें जा ही नहीं सकते। लेडीज टॉयलेट कहीं है ही नहीं। आपसे मैं बताऊं दुनिया की क्या बात, मैं खुद रहती हूँ, सारा दिन सोचती हूँ कहाँ जाऊँ। गंगा स्नान का सपना लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर संगम स्थल पर पहुंचने और ना पहुंच सकने वाले श्रद्धालुओं को सुअर कहना ठीक है क्या? हम संगम के नहाने के लिए 26 किलोमीटर तक पैदल चले। 12 बजे के लिए हम यहाँ पे घुसे थे कुंभ में, फिर पूछते हमें 7 बज गए, लेकिन हम संगम नहीं पहुँचे। अच्छा। फिर हमने वैसे ही एक घाट पे स्नान किया, फिर वहीं से करे, फिर हम परेशान हो गए ज़्यादा पैदल। पुण्य तो नहीं कमा पाए यार, पुण्य तो संगम पे ही है। पुण्य गुरु संगम पे ही है, पर संगम तक पहुंच तो नहीं पाए। हम वैसे ही घाट पर नहा के नहीं आ गए बस। अच्छा, पुण्य तो मिल जाएगा। अरे पुण्य की बड़ी बात है, वो तो भगवान देख रहा पुण्य कौन को, पर इनने प्रशासन ने करे हो ना, वो सही ना करो। आप साहब कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से हूँ। गुजरात से। तो स्नान कर लिया? स्नान किया संगम पे नहीं, वो सामने वहाँ पे। तो स्नान करने संगम पे ही आए थे या वहाँ पे? नहीं, संगम पे जा ही नहीं पाए 2 दिन से। इन सब घटनाओं के बावजूद लोग कुंभ पहुंचते रहे, लेकिन रेलवे स्टेशन पर और रेल के अंदर क्या हुआ? सड़क मार्गों पर क्या हुआ? ट्रेन ठसाठस भरकर भयंकर देरी से चल रही थी। हमारी रिजर्वेशन जो गाड़ी थी ना, वो रद्द हो चुकी थी। 25 गाड़ियां रद्द हो गई। और जहाँ रोक रहा है 1-2 घंटा के लिए, 2.5 घंटा के लिए रोक के रख दे रहा है। हमारा रिजर्वेशन भी था, पर रिजर्वेशन भी एक तरह से जर्नल ही बन गया। सड़क मार्ग की स्थिति ये थी कि लोगों को 50-50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा था। जो वीआईपी आदमी है उनके लिए अलग से रास्ता है, जो वहाँ वीआईपी आदमी का सुविधा सही है, जो वहाँ डायरेक्ट पहुँच सकता है। अब हम लोग रास्ते में भटक रहे हैं, कभी प्रशासन से पूछ रहे हैं तो वो कहता है इधर से चले जाओ, कभी उधर से चला है। संगम में क्या है कुछ नहीं, ये नहीं बता रहे, बस इधर से जाओ। 4 किलोमीटर आए हम घूम के, 35 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, बस संगम स्नान करके 35 किलोमीटर पूरा चल के आए हम। बछरावा की तरफ से गवा का अटुया करके आए। अच्छा, बछरावा क्यों? साधन वाधन नहीं था? नहीं, बस ही नहीं आने दिया पुलिस ने। अच्छा, हाँ, बैरिकेड 40 तो बैरिकेड लगा है।
इन सब के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को भगदड़ मची और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों की मौत हुई। यहां भी प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन सच दिखाने वाले पत्रकारों को डरा रहा था, धमका रहा था और किसी भी तरीके से सच को छिपाए रखने की कोशिश कर रहा था। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पहुंची, जहां पर ये घटना, यहाँ पे जो भगदड़ मची हुई, वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। क्या मतलब है? क्या? कौन सा चैनल है? आप पता चले? कोई है? आई कार्ड है? हाँ बिल्कुल आई कार्ड है। किसने आपको परमिशन दिया अंदर आने के लिए? हम पीआईबी कार्ड दिखाओ। बिल्कुल है, आप देखो, ये लीजिए। ये कौन सा पीआईबी कार्ड है? पीआईबी कार्ड है, मीडिया कार्ड है। कौन सा मीडिया कार्ड है यार? इसको मीडिया कार्ड बोलते हैं। देखो इसको लो। क्या ऐसी व्यवस्था के लिए व्यवस्थापकों से सवाल पूछना गलत है? इस महीने की शुरुआत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी गई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार नदियों के संगम पर मल कोलिफॉर्म यानी कि मानव और पशु मल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का स्तर हायर साइड पर है, जिसमें लाखों लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं। क्या सरकार को इस तरफ और अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए था? योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर कहा कि गरीबों को रोजगार मिला। किसी भी मेले के आयोजन में दुकानों का स्पेस ऑर्गेनाइज किया जाता है। यह अस्थायी दुकानें आम लोगों की कमाई का साधन बनती हैं। लेकिन 29 जनवरी को जब हम कुंभ पहुंचे तब लोगों की शिकायत थी कि पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं था। एक दुकान पर हम बैठे और दुकान चलाने वाली महिला से बात की तो उसने बताया कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है और तो और उसे इस बात का भी डर था कि कहीं अगर बिजनेस हो जाए तो जो लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं वो लोग हफ्ता वसूली के लिए ना आए। तिरपाल लगा हुआ है, बांस की बल्लियां हैं जिसके ऊपर तिरपाल है और ये चूल्हा वगैरह। ये सेटअप क्या मेला प्रशासन जो है उसने दिया है या कैसे? मेला प्रशासन ने तुमको लाइट भी नहीं दी है, मेला प्रशासन ने तुमको पानी भी नहीं दिया है। ये तो हम अपने से घेर लिए हैं, वो भी डर रहे हैं कि मेला प्रशासन कहीं हमसे 20-25 मांगे ना तो हम देंगे कहाँ से, क्योंकि हमारी मतलब डेली की कमाई भी 500 नहीं थी। क्या महाकुंभ की अव्यवस्थाओं की आलोचना महाकुंभ की आलोचना है? जी नहीं, महाकुंभ आस्था का मामला है और व्यवस्थाएं सरकार की जिम्मेदारी। कुंभ में शुरुआत से लेकर अंत तक यानी कि घर से निकलकर संगम स्थल पर पहुंचने तक कुव्यवस्थाओं का एक जाल फैला हुआ है। आस्थावान लोग इन कुव्यवस्थाओं को झेलते हुए भी गंगा स्नान करने पहुंचते रहे। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि कुव्यवस्थाओं के लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं? भारत की न्याय व्यवस्था किसी भी निर्दोष को सजा ना होने पाए के मूल सिद्धांत पर टिका हुआ है। सामाजिक ताने बाने में भी आप देखते हैं कि अगर पड़ोस में कोई दुर्घटना हो जाए तो लोग अपने समारोहों को या तो टाल देते हैं या फिर सादे रूप से मनाते हैं। महाकुंभ में कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, कई लोग अब भी अपने परिजनों की तलाश में हैं। तकनीकी रूप से गंगा के पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान संवेदनहीनता नहीं माना जाना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है आदित्यनाथ का बयान, उस पर आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें बताएं। कोई सुझाव हो, सलाह हो, परामर्श हो, वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया।